हेलो, वेलकम टू पी फॉरेस्ट। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपके डीपीएसपीज। ठीक है। डीपीएसपीज होता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करता है कि एक डायरेक्शन देने का काम करता है किसे, स्टेट को। क्यों? क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज को किस वे में बनाए। ठीक है, तो हम इसे अगर सिंपली समझने की कोशिश करें तो डीपीएसपी डायरेक्शन देने का काम कर रहा है स्टेट पॉलिसीज को, स्टेट को कि वो अपनी पॉलिसीज को एक पर्टिकुलर वे में बनाए जहाँ जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है। हमने डीपीएसपीस को लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें ये समझ लेते हैं कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 45 है उसमें डीपीएसपीस दिए गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि हमने डीपीएसपी के लिए इंस्पिरेशन किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, तो वो है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है आपके फंडामेंटल राइट्स में और डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स में। सो फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये एक बेसिक राइट दिए हुए गए हैं सिटीजन्स को। ठीक है। और ये एक गाइडलाइन की तरह काम करता है डीपीएसपी किसे, स्टेट को, ताकि वो अपनी पॉलिसीज को किस तरीके से बना सके। ठीक है, ये सबसे पहला डिफरेंस हो जाता है कि ये इंडिविजुअल के राइट्स हैं और ये एक गाइडलाइन है स्टेट के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपके पार्ट 3 में कवर किए गए हैं, और जो आपका डीपीएसपी का पार्ट है वो आपका पार्ट 4 में कवर किया गया है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि पार्ट 3 में कौन सा मतलब जैसे कि यहाँ पर दिया जाएगा कि कौन सा जो पार्ट नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो पार्ट 3 में आता है या पार्ट 4 में आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। बाद में आप समझते हैं कि नेचर जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेगेटिव है और जो डीपीएसपीज है वो पॉजिटिव है। अब ये स्टेट के रेफरेंस में कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेट के लिए नेगेटिव है, ये स्टेट के लिए पॉजिटिव है। बट अगर आप इंडिविजुअल के लिए देखने की कोशिश करोगे तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअल के लिए एक तरीके से पॉजिटिव है। ओके, और ये भी तो पॉजिटिव ही है, वैसा कुछ नहीं है, बट अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो तकलीफ होती है। पर इंडिविजुअल के हिसाब से अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉजिटिव है, बट स्टेट के नज़रिए से नेगेटिव है। वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेट के लिए कैसे फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हो जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर स्टेट ने कोई लॉ लाया, ठीक है, और उस लॉ की वजह से किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर हो रहा है, जैसे अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल एक लॉ लाया और उसके कारण किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया, ठीक है, तो वो इंसान डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आप नीचे कमेंट में मेंशन करके बता सकते हो कि कौन से आर्टिकल है जो उसे हाई कोर्ट जाने में हेल्प करेगा और कौन सा आर्टिकल है जो उसे सुप्रीम कोर्ट जाने में हेल्प करेगा। हमने लास्ट क्लास में इसे सीखा था। ओके, बट अगर किसी के डीपीएसपीस का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो आगे हम समझेंगे क्यों नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि अगर इसका वायलेशन हुआ तो हम लीगली एक्शन ले सकते हैं, इसका हुआ तो हम नहीं ले सकते। ओके। ओके, सो हम यहाँ से समझते हैं कि आपका जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दिलाने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बट जो डीपीएसपीज होते हैं वो आपके सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के लिए होते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल वेलफेयर वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, जबकि जो डीपीएसपी होते हैं आपके डीपीएसपी, ये आपके पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है, आप इसे याद कर सकते हो, चार्ट से हम समझेंगे ये आगे कि किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। ओके, तो हम आगे देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। ओके, सो अब हम समझते हैं सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीस। तो डीपीएसपी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला आपका सोशलिस्ट, उसके अंदर गांधीयन और उसके अंदर लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इनमें आपके आर्टिकल नंबर 38 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं कि यहाँ पर आपको ये ऊपर दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और फिर नीचे कुछ आर्टिकल्स दे दिए जाएंगे। तो कौन सा आर्टिकल आपका सोशलिस्ट में आता है, कौन सा गांधीयन में आता है, कौन सा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल में आता है, आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे समझते हैं। ये उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो डीपीएसपीज आपके होते हैं, ठीक है, वो आपके स्टार्ट होते हैं 36 से लेकर 51 तक। ओके, बट इन तीनों में जिनका डिवाइड हो रहा है वो है आपके 38 से 51 तक। तो जो बच जाता है वो है आपका आर्टिकल नंबर 36 एंड आर्टिकल नंबर 37। ठीक है, तो हम उन्हें समझ लेते हैं कि व्हाट इज आर्टिकल नंबर 36 एंड 37 क्या कहता है। ओके,
आर्टिकल नंबर आपका 37 और कुछ नहीं, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 12 ही है, जिसमें हमने स्टेट क्या होता है वो समझा था। ठीक है, स्टेट की हमने एक सीक्वेंस समझी थी, जैसे कि अगर ये सीक्वेंस है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन होम मिनिस्टर, उसके बाद में आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं, उसके बाद में फिर आपका मंत्रिमंडल के लोग हो जाते हैं, उसके अंदर पंचायत, नगर पालिका, ओके, उसके अंदर पुलिस स्टेशन, उसके अंदर सरपंच। सो ये जो सीक्वेंस है आपकी वाली सारी, ठीक है, यही स्टेट कहलाती है। स्टेट का मतलब हो जाता है पावर। ओके, उसके अलावा हम समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्रिंसिपल, जो स्टेट है उसे डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम आ जाते हैं डेडिकेटली आर्टिकल्स को समझने में कि आपके आर्टिकल्स कहते क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके सोशलिस्ट आर्टिकल से। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है अभी डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहला पार्ट हम समझते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट पार्ट क्या कहता है कि उसका आर्टिकल नंबर 38 है कि जो स्टेट है, ओके, ये प्रमोट करेगा वेलफेयर ऑफ पीपल। इस मामले में इंश्योर करेगा कि लोगों को सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले। ठीक है, तो इन चीज़ों को अप्लाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टेट की होगी कि जो उनके लोग हैं उन्हें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इन तरीके के सारे जस्टिस प्रोवाइड करवाए जाए। ओके, उसके बाद आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 39 पे। आपका आर्टिकल नंबर 39 कहता है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जहाँ पर जो इंसान का लिविंगहुड है, रहने रहने का तरीका है, ज़िंदगी है, ओके, वो इम्प्रूव होती रहे। ओके, उसके अलावा यहाँ पर उसका एक अगला पॉइंट है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल सोर्सेस। ठीक है, तो ओनरशिप जो है वो किसी एक इंसान के पास में नहीं होनी चाहिए, पैसों की हो या किसी भी मामले में हो, किसी भी एक इंसान के पास में ये सारी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। ओके, ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब ऐसा नहीं कि ये अकेला इंसान इतनी सारी वेल्थ को लेकर बैठ गया है और इन लोगों के पास में कुछ भी नहीं है। तो ये इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो हर किसी के पास बराबर से, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसका ये मतलब नहीं कि सबको पैसे बाँट दिए जाएँ, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी एक इंसान की पूरी मोनोपोली क्रिएट हो जाए। ओके? ऐसा नहीं होना चाहिए, एंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है। और स्टेट की ये आर्टिकल कौन-सा कहता है? आपका आर्टिकल नंबर 29, सॉरी 39। उसके बाद हम अगला आर्टिकल अगर समझने की कोशिश करें तो ये कहता है, स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ठीक है? बस कुछ चुनिंदा 10-12 लोगों के पास में ही सारा मनी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की अपने एंड पर होती है। ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, 38 का ही एक पॉइंट है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बोथ मेन एंड वुमन। ठीक है? तो यहाँ पर भी किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोग हैं जो सेम काम कर रहे हैं, तो नो मैटर अगर वो मेल है या वो फीमेल है, उन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ पे मिलना चाहिए। डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए 2 लोगों में। ठीक है? ये इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके स्टेट की हो जाती है। ओके? सो यहाँ पर अब आ जाते हैं आपके अगले आर्टिकल पर। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पर आर्टिकल नंबर आपका 38 हुआ, 39 हुआ और 40 नहीं हुआ है, क्योंकि 40 सोशलिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, वो आएगा आपके गांधीयन में, तो हम आगे उन्हें समझेंगे। तो जो सोशलिस्ट के पार्ट में आ रहे हैं हम पहले उन्हीं को समझते हैं। तो अब रिमेनिंग इतने आर्टिकल्स हैं जो आपके सोशलिस्ट में आते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 41 को अगर हम समझे, ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, तो आप समझ सकते हो कि हमें, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज है, सिक है और डिसेबिलिटी है, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं किसी भी एक्स वाई जेड डिसेबिलिटी के कारण, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, एजुकेशनली भी, फाइनेंशियली भी। अगर हम उन्हें मदद कर सकते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, सिक है या फिर डिसेबल है, उनकी हम मदद कर पाए। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 42 पर। 42 क्या कहता है कि जो भी लोग काम के लिए आ रहे हैं, हमें उनकी पहले तो मेंटल कंडीशन जो है, ह्यूमन कंडीशन एंड मेंटल कंडीशन को समझना होगा। ओके, उसके हिसाब से हम उनकी मदद कर पाए, उन्हें अंडरस्टैंड कर पाए। और मैटरनिटी लीव्स हमें प्रोवाइड करनी है, मैटरनिटी रिलीव्स हमें वुमेंस को देना है। ओके, जैसे हमने कई बार वो मीम्स पेज पर भी फोटो देखे होते हैं कि कोई औरत है, उसके पेट में बच्चा है, स्टिल वो काम कर रही है, तो ऐसा ना हो। ओके, इसे इंश्योर करने का जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल नंबर 42 कहता है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 43 में। ठीक है, 43 आपका क्या कहता है
कि लिविंग वेजेस, ठीक है? लिविंग वेजेस प्रोवाइड करने हैं और विद डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अभी लिविंग वेजेस से हम समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडिया आज़ाद हुआ था, ओके, उस टाइम पे 1947 में किसी इंजीनियर को 1000 रुपीज़ सैलरी मिल रही थी, तो वो भी उस वक्त बहुत होती होगी, बहुत होती होगी, ठीक है? बट अभी के समय में अगर हम आ जाते हैं 2022 में, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप किसी को 10,000 भी सैलरी देते हो, तो वो उस 1,000 रुपए के कंपैरिज़न में बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये भी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है कि उन्हें लिविंग वेजेस टाइमली प्रोवाइड करवाया जाए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो अपने एंड से मेंटेन कर सकें। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 43 के ए पार्ट पे, ठीक है? 43 का ए पार्ट क्या कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री, ठीक है? इन्हें भी प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि जो वर्कर्स है, ओके, वो अपना पार्टिसिपेशन दिखाए, ठीक है? मैनेजमेंट में आगे आगे उनकी ग्रोथ हो, प्रमोशंस होते रहे, ये भी इंश्योर किया जाए, एक तरीके से ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए। उसके बाद हम आ जाएंगे आर्टिकल नंबर 47 पे, ठीक है? 47 क्या कहता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, उसे इंक्रीज़ करना है पहले तो लोगों में, ठीक है? और उनका अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना। जैसे अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक इमेज मैंने मेंशन की हुई है। यहाँ पर जो लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, यहाँ पर अगर आप सर्वेज देखोगे ना, तो यहाँ पर नियर अबाउट 80% जो लोग होते हैं ना, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड मिल नहीं पाता है। उससे क्या होता है कि वहाँ से उनकी वाली इम्यून पावर डेवलप नहीं होती है, जिससे छोटी-मोटी बीमारियों से भी उन लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है? अभी डेंगू है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनके कारण इनकी लाइफ भी मैटर करती है, ठीक है? इन सब के लिए भी सोचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की है। तो स्टेट ये सबसे पहले इंश्योर करे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे से हो रहा है, एंड देन उनका फूड जो न्यूट्रिशन है उन्हें वो प्रॉपर मिल पा रहा है, ठीक है? ये इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्टेट की होती है। ये डीपीएसपीज़ के सोशलिस्ट पार्ट में दिया गया है। तो आप आर्टिकल्स को ऐसे लाइन अप कर सकते हो कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो सोशलिस्ट में दिए गए हैं। अब यहाँ से आगे हम समझेंगे आपके गांधीयन आर्टिकल्स को, ठीक है? तो गांधीयन आर्टिकल्स आपके क्या कहते हैं? गांधीयन आर्टिकल का सबसे पहला आर्टिकल आपका कहता है, आर्टिकल नंबर 40, ठीक है? ये आता है कि हमें पंचायत को डेवलप करना है। पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। क्यों पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं? क्योंकि जैसे अगर कोई एक स्टेट है, जैसे ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है? तो अगर ये महाराष्ट्र है, यहाँ का ये मुंबई का पार्ट डेवलप्ड है, ये पुणे का पार्ट डेवलप्ड है, या नासिक का पार्ट डेवलप्ड है, या नागपुर का पार्ट डेवलप्ड है। बट यहाँ पर भी बहुत सारे छोटे-छोटे विलेजेस हैं, ठीक है? अब ऐसा ना हो ना कि ये लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इनके बारे में कोई ना सोच पाए, ठीक है? तो यहाँ पर अगर पंचायत होगी तो ग्राम लेवल पर भी लोग सोचेंगे डेवलपमेंट के बारे में, इसलिए आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायत हमें डेवलप करनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 43 पे, ठीक है? 43 क्या कहता है कि जो कॉरपोरेट है ना, वो रूरल एरियाज़ में भी जाने चाहिए। जैसे अगर बस यहीं पर सिचुएट होकर रह गए आपके कॉरपोरेट, तो क्या होगा कि यहाँ के लोगों को यहाँ जाना होगा, डेली की चीज़ों के लिए। ठीक है? जब ये लोग ऐसे बड़े-बड़े शहरों में जाएँगे तो इन पर्टिकुलर एरिया का क्या होगा, राइट? यहाँ पर तो किसी भी तरीके की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी फिर। ये इंश्योर करने का काम भी किसका है? आपकी स्टेट का है कि रूरल एरियाज़ में भी डेवलपमेंट हो, ठीक है? उसके अलावा इसी का 43 आर्टिकल कहता है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप करना है, ठीक है? जहाँ पर फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब यहाँ पर से आप ऐसा समझ सकते हो कि हमें ऐसी सोसाइटीज़ बनानी है हमारे समाज के अंदर में, जो एजुकेशन को प्रमोट कर सके, बिज़नेस को प्रमोट कर सके, ठीक है? इसके लिए ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण हमें करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 46 पर, ठीक है? 46 क्या कहता है कि हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है। जो लोग वीकर सेक्शन में आते हैं हमारे समाज के, जो इकोनॉमिकली वीक है, ओके? उसके अलावा यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है एससी का एंड एसटीज़ का एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है? इनके लिए हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है, इकोनॉमिकल वेल्थ डेवलप हो, ठीक है? इसके लिए हमें अपने एंड से हमेशा काम करने होंगे। उसके अलावा आपका आर्टिकल नंबर 47 आ जाता है कि हमें पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करना है। सेम आर्टिकल आपका सोशलिस्ट में भी था, ठीक है? पर यहाँ पर कुछ अलग बातें दी गई है, जैसे कि जो ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजीरियस है, जैसे कि आपकी सिगरेट हो गई, उसके बाद में आपका शराब हो गया, ड्रिंक्स हो गए, उसके बाद में ड्रग्स हो गए, ऐसी चीज़ों के ऊपर कंप्लीटली बैन लगाने की बात की जाती है आपके आर्टिकल नंबर 47 में। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 48 में, यहाँ पर स्लॉटरिंग काउज़ और जो अदर एनिमल्स होते हैं,
उनकी हत्या करने पर पाबंदी लगाने की बात की गई है, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, गाय से, ओके, बकरियों से, ओके। इन्हें फूड की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है? उसके बारे में बात की जाती है आपके आर्टिकल नंबर 48 में कि हमें काउज़ और अदर जो जानवर हैं, उनकी स्लॉटर पर पूरी तरीके से पाबंद लगा देना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया आपके आर्टिकल नंबर 40 से लेकर आर्टिकल नंबर 48 तक, जो कि आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता है, ठीक है? अब इसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके आगे का जो पार्ट है, ठीक है? डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स जो है, ओके? इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल प्रिंसिपल्स को समझते हैं। तो इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर जो आपका फर्स्ट आर्टिकल आता है, वो है आर्टिकल नंबर 44। 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो कई बार हमने न्यूज़ में इस टॉपिक को देखा होगा, कई सारी डिबेट्स भी होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि जैसे इंडिया में अभी यहाँ पर दिया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है? इंडिया में लॉ बोर्ड जो है, ठीक है, वो सबके लिए सेम है, ठीक है? अगर आपने कोई लेट्स से किसी ने अगर कोई मर्डर किया, ठीक है, या फिर कोई क्राइम किया, तो उसके लिए नो मैटर अगर वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सबको सेम ही पनिशमेंट मिलेगी, नो मैटर व्हाट। बट यहाँ पर पर्सनल लॉ बोर्ड्स भी है। पर्सनल लॉ बोर्ड्स को अगर समझने की हम कोशिश करेंगे तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि हिंदू जो है वो सिर्फ एक शादी कर सकता है एक टाइम पे, ठीक है? इसकी वजह अगर मुस्लिम देखा जाए, मेल, वो 4 वाइफ्स रख सकता है, ठीक है? तो ये उनके पर्सनल लॉ बोर्ड के कारण होता है, ये हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के कारण होता है। यहाँ पर इंडिया में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, वो क्रिमिनल कोड है। अब नाम में देख सकते हो ये सिविल कोड है। इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है बट सिविल कोड नहीं है। तो सिविल कोड को अप्लाई करने की बातें आप हमेशा देख सकते हो, वो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। बट आप कमेंट में नीचे मेंशन करके बता सकते हो कि कौन सा एक स्टेट है इंडिया का जिसमें यूसीसी लागू है, ठीक है? आप सर्च कर सकते हो गूगल पर, आप उसके बाद में मुझे आकर बता सकते हो ज़रूर, ठीक है? एक लौता ऐसा एक स्टेट है जहाँ पर यूसीसी अप्लाइड है, ओके? उसके बाद हम देख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर आपका 45 क्या कहता है कि बच्चों को जैसे कि 6 साल की उम्र तक उनकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है, ओके? उन्हें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा हम, ओके? उसके बाद हम आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 48 पर। 48 क्या कहता है कि हमें साइंटिफिक मैनर में हमारे एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्रीज को डेवलप करना है, मॉडर्न वेज को हमें अडेप्ट करना है और हमारे एग्रीकल्चर को हमें इम्प्रूव करना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 48 ए पर, ओके? आपका 48 ए क्या कहता है कि इम्प्रूवमेंट, एक मिनट, आपका आर्टिकल नंबर 48 कहता है कि हमें एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ जो है हमारी कंट्रीज़ की, इन्हें प्रोटेक्ट करना है, इन्हें गंदा ना होने देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 48 यहाँ पर कहता है। उसके बाद हम समझते हैं कि इसके अलावा आगे के आर्टिकल्स क्या कहते हैं आपके। तो 2 आर्टिकल बचे हैं अब आपके लिए, आर्टिकल नंबर 50 और 51। आपका 50 क्या कहता है कि जो जुडिशरी सिस्टम होगा वो एग्जीक्यूटिव पावर से अलग होगा। जुडिशरी सिस्टम मतलब आपका लॉ हो जाता है, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जो स्टेट में पावर में लोग होते हैं। कार्यकारी व्यवस्था हम इसे कह सकते हैं और ये आपकी हो जाती है न्याय व्यवस्था। तो कार्यकारी व्यवस्था और न्याय व्यवस्था दोनों अलग-अलग रहेंगे। ओके? उसके अलावा अगला पॉइंट जो है, जो लास्ट आर्टिकल है आपका इसका, वो है आर्टिकल नंबर 51, इन कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना है, नो मैटर व्हाट। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर जैसे इंडिया का पाकिस्तान का वॉर हो जाता है, अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, ठीक है? तो ऐसे वॉर्स ना हो, हमेशा वर्ल्ड में पीस बना रहे, ये एंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आर्टिकल नंबर 51 में होती है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ तक हमने जो आर्टिकल समझे, आपका आर्टिकल टोटल हमने डीपीएसपीस को समझा। जो चीज़ें हमने इस पूरे टॉपिक में कवर की है, मैं आपको वो सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक शॉर्ट में। कि हमने सबसे पहले समझा कि आर्टिकल नंबर 36 क्या होता है, 37 क्या होता है, 3 पार्ट में हमने समझा कि सोशलिस्ट, गांधीयन, इंटेलेक्चुअल पार्ट क्या होता है आपका पॉलिसीज का, सारे आर्टिकल्स को हमने समझ लिया, ओके। इसके बाद में हम जो वीडियो बनाएंगे वो होगा आपका आर्टिकल नंबर 51 ए पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि डेली इम्प्रूव किया जाए हमारे एंड से। तब तक के लिए जय हिंद।